Bhopal, especially in slums, from World Vision. Good afternoon, I am Lakshmi Samuel, working with World Vision on disaster risk. नमस्कार, मेरा नाम अनिल थॉमस है। मैं वर्ल्ड विजन इंडिया के साथ काम कर रहा हूँ कम्युनिटी डेवलपमेंट फैसिलिटेटर के रूप में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र परमार है और मैं आलम संस्था भोपाल से प्रोजेक्ट पॉइंटर के रूप में काम कर रहा हूँ। अर्बन वास प्रोग्राम भोपाल को देख रहा हूँ। वी आर पार्टनर ऑफ वाटर एड इंडिया। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अमर है, मैं वाटर एड। नमस्कार, मेरा नाम पलाश सारंगी। आई एम वर्किंग विद यूनिसेफ एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एज SBMG स्पेशलिस्ट एंड सपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, रैपिड असेसमेंट एक्सेट्रा फॉर SBM ग्रामीण। नमस्कार, मेरा नाम दर्शन सिंह जादौन है और मैं ल्यूपिन फाउंडेशन से हूँ। हम लोग गरीबी उन्मूलन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो मुख्य तौर से गांव के जो गरीब परिवार हैं उनकी आमदनी कैसे बढ़ाएगी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है। मैं वर्ल्ड बैंक और WCD का जो जॉइंट प्रोग्राम चल रहा है SNIP, विच इज़ बेस्ड ऑन ICDS स्ट्रेंथनिंग एंड न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट, उसमें मैं केयर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रखर जैन है और मैं दारू रीडिंग है। I am Vandana and I represent the task force of learning and knowledge management at India Sanitation Coalition. थैंक यू। आप सभी का एक बार और स्वागत। शुरुआत में प्रभाकर जी और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द WCD, हमने ये सुना कि दोनों में लिंकेजेस है। जो प्रभाकर जी ने ये भी बताया कि राइस इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी की है, तो ये स्टडीज होने के बावजूद इतना एस्टैब्लिश्ड है, फिर भी हम इसको, क्या हमको और स्टडीज की जरूरत है, और स्टडीज की आवश्यकता है, लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, या हमें ICBCC इसको इफेक्टिवली करने की जरूरत है, क्योंकि आप ICBCC के साथ काफी जुड़ी हुई हैं, आई एम श्योर अदर्स भी कर रहे हैं, पर इस विषय पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, क्या हम ये कम्युनिकेशन नीचे तक ये पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या हमारे आंकड़ों में कमी है। So I will request प्रभाकर जी to share your thoughts on that, कि हम कहाँ पे कम पड़ रहे हैं। Sure. So if you can start. Can you use a mic? दरअसल जैसा कि कहा गया कि लिंकेजेस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, कि लिंकेजेस नहीं है, या वो उस लेवल पे नहीं है जो कि प्रभाव छोड़ सके। जैसे कि ऊषा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स और स्वच्छता के इश्यूज पे काम करने वाले लोग, इनके लिए कोई कॉमन प्लेटफॉर्म या कॉमन एक ऐसा कोऑर्डिनेशन का नहीं बन पा रहा है जो कि डिलीवर हो सके। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। इस तरह से एक स्वच्छता को लेकर, हेल्थ हाइजीन को लेकर, या इनकी स्वच्छता व्यवहारों को लेकर, इनको कैसे बाइंड किया जाए, इनको कैसे बताया जाए। क्योंकि एक ऊषा वर्कर 35 घरों में, 300 घरों में पर डे विजिट कर रही है, लेकिन यदि उसकी स्वच्छता की अप्रोच डेवलप होती है, सैनिटेशन की अप्रोच डेवलप होती है, तो वो डिलीवर कर पाएगी और उसकी बात प्रभावी होगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लिंकेजेस को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ICBCC में है, तो आप क्या ये कहना चाह रही हैं कि हमारे कम्युनिकेशन को दूसरा मोड़ देने की जरूरत है, मतलब हमारे ICBCC टूल्स या कम्युनिकेशन टूल्स, या उनकी ऊषा वर्कर, आशा वर्कर, या आंगनवाड़ी जो केयर में भी काफी आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ एसोसिएटेड है, क्या इनका वर्कलोड इस तरह से अलाउ करता है कि ये स्वास्थ्य विषयों पे बात कर सके, या कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन करने की जरूरत है? तो ये दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी कि उनका वर्कलोड यदि हम देख रहे हैं या उनकी अप्रोच डेवलप करने की बात देख रहे हैं। काम उनका वही है, जो 11 रजिस्टर उनको भरने होते हैं, वो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। ऊषा वर्कर्स के पास भी काफ़ी ज़्यादा काम है, लेकिन इन सब के बाद भी स्वच्छता एक अप्रोच है, एक हैबिट है, या वो जो ऊषा वर्कर जब एक घर में विजिट करने जाती है और पानी भरा हुआ रखा है, या स्वच्छता की आदतें कि बच्चे का मल जो है वो टॉयलेट में ही नहीं डाला जा रहा है, ये बात उसको मालूम है, लेकिन वो उस इशू को एड्रेस नहीं कर रही है, या नहीं कर पा रही है, या उसकी अप्रोच डेवलप नहीं हुई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन लेवल उस लेवल पर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन उस लेवल पर होना चाहिए जो कि अप्रोच डेवलप कर सके। वो अप्रोच डेवलप करने के लिए वर्कलोड नहीं है, वो अप्रोच डेवलप करने के लिए एक तरह की कम्युनिकेशन की जरूरत है।
ना कुछ कहते हैं। जो आपका प्रश्न था उसमें मुझे लग रहा है हम उसको कम्युनिकेशन नाम दे दें या फिर मैसेजिंग दे दें। हायर लेवल से जो डायरेक्टिव चलते हैं, कोई भी एक कैंपेन जब शुरू होता है हम कह सकते हैं ठीक है स्वच्छ भारत अभियान अगर हम एक उदाहरण ले लें, उसमें हर एक का अपना रोल फिक्स है। निचले लेवल का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल अलग ही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो डायरेक्टर फॉर्म में नीचे जाता है वहाँ कोऑर्डिनेशन फ्रैंकली कभी डायरेक्टिव से नहीं बनता है। वो कोऑर्डिनेशन उनका अपना होता है, जो किसी भी प्रोग्राम के लिए वो कोई भी प्रोग्राम आ जाए वो शायद संस्कार है। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, 2 मिनट एक इंसिडेंस में याद कर पा रहा था कि जस्टिस धर्माधिकारी कहीं पर कोर्ट कर रहे थे और उन्होंने बातचीत में उन्होंने बताया अपने पोते का एग्जाम्पल दिया। वो शायद 4-5 साल का होगा और वो बाहर खेलते हुए घर में आया होगा। उसी समय एक अंकल आए उनके घर में और उन्होंने कहा कि बेटा पापा है क्या घर पर, मतलब जैसे धर्माधिकारी साहब के सुपुत्र होंगे। तो वो मित्र ने पूछा होगा कि पापा हैं घर पर। बच्चा खेल के आया था और उसने अंदर जाके पूछा, पापा थे अंदर, और पापा से पूछा कि ऐसा ऐसा है और आपके दोस्त आए हुए हैं। पापा ने कहा कि बोल दो बेटा घर पे नहीं है। वो बच्चा बाहर आया, उसने बोल दिया यथावत कि पापा घर पे नहीं है। जस्टिस साहब का पॉइंट ये था कि हमने संस्कार में उनको बेसिकली बातों बातों में झूठ बोलना सिखा दिया, विच इज वेरी ट्रू। हम अपने वर्कर्स को, अपने फील्ड टीम को हम क्या दे रहे हैं, वो एक कम्युनिकेशन डाउन द लाइन चलना चाहिए, जो कई बार गड़बड़ाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस जो रहती है उसमें बहुत से पर्कुलेशन आ जाते हैं। तो यहाँ से जब हम शुरू करते हैं वो एक अलग मुद्दा होता है। नीचे लेवल पर जो आप वर्कलोड की बात कर रहे हैं, आपके की वर्कर्स हैं बेसिकली आंगनवाड़ी वर्कर, जैसा आपने कहा जानवी ने कि उषा या आशा हुआ, जो भी लेटेस्ट अब हमें पिछले कुछ सालों में वर्कफोर्स मिल गया है। अल्टीमेटली इन्हीं के ऊपर सारी बातें आके टिकती हैं। हमने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कम्युनिटी बनाने का सोचा था, उसका हम अभी भी सच बोले तो उस हिसाब से यूज नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ हम इस तरह के कैंपेन्स में हम उस तरह की कमिटीज को इन्वॉल्व करके, एक्टिव करके, जहाँ पे रोलिंग फंड रहता है उनके पास, लेकिन आज भी डिसीजन उनके ये हो रहे हैं कि हाँ साहब अगर हमें ज़रूरत है अलमारी की तो वो इम्पोर्टेंट है बजाय की कम्युनिटी इश्यूज के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डे बाय डे हमें क्योंकि मेरा सोचना ये है कि कम्युनिकेशन या सैनिटेशन की अगर हम बात कर लें, सैनिटेशन विद मैलन्यूट्रिशन की बात कर लें, दिस इज इंडिविजुअल्स रिस्पांसिबिलिटी। गवर्नमेंट केवल उसको एक मोमेंटम दे सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपकी बात सही है, लेकिन हम ये जो इनकी बात है कम्युनिकेशन या मैसेजिंग की न्यूट्रिशन पे असर कर रहा है। क्या हम सिर्फ अगर ये मैसेजिंग करें कि सैनिटेशन जरूरी है, सिर्फ ये कह के और उनका प्रभाव न बताएं इतना काफी है, या वो प्रभाव जैसे प्रभाकर जी ने कहा इमीडिएटली नहीं दिखता है, प्रभाव आपको बाद में दिखेगा, स्टंटिंग आपको बाद में दिखेगी, है ना? तो इमीडिएटली आपको अटेंशन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। बट हाउ डू वी इज जस्ट एड्रेसिंग सैनिटेशन विल एड्रेस दैट इशू? क्या हम इतना इंटेंसिव फोकस करें कि आउटकम हेल्थ और न्यूट्रिशन आउटकम ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाए, या हम लोगों को बताना शुरू करें? और हाउ डू वी टेल देम? सो आई कैन आल्सो कम बैक टू आरएम आई थिंक, और वर्ल्ड विजन के जो फील्ड लेवल पीपल हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि आपका क्या राय है कि हमें क्या करना चाहिए? इसमें बेसिकली 3-4 बातें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। माल न्यूट्रिशन और सैनिटेशन क्योंकि परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन और तमाम तरीके के जो कोलैबोरेशन लिंकेज की बात करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी जिम्मेदारियों के तहत, चाहे उसका कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी अपना रोल निभा रहे हैं। लेकिन चूँकि ऐसे सैनिटेशन में हम लोग काम करने वाले लोग यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन ठीक हो, लेकिन फिर भी ज़मीनी स्तर पर शहरी क्षेत्रों में जो गरीब बस्तियां हैं, स्लम एरिया है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो बहुत सारी आंगनबाड़ी में सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जो ज़मीन है कच्ची है, और हम देखें कि जो स्वच्छता की आदतें हैं वो बच्चों तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाती है। दूसरा बिंदु है कि आंगनबाड़ी में ही बहुत सारी सैनिटेशन की हम बातें करते हैं, लेकिन चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स वहाँ तो देखने को नहीं मिलते हैं, है ना? बच्चों के व्यवहार में सैनिटेशन की जो यूज़ की हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, रेंटेड आंगनबाड़ियाँ बहुत सारी चलती हैं, वहाँ पर हमें बहुत सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं कि हम प्रॉपर रूप से सैनिटेशन हाइजीन के जो मैसेज हैं या जो उनको व्यवहारिकता में लाने वाली बातें जो हम कर रहे हैं, वो व्यवहारिकता में लाने के लिए बड़े चैलेंज वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तीसरा एक ये है कि
सैनिटेशन में जैसा प्रभाकर जी ने कहा कि बहुत सारे बदलाव आए हैं, शौचालय बने हैं, काम हो रहा है, लेकिन एक और हमें थोड़े और ब्रॉडर स्तर पर ये सोचने की जरूरत है कि जो शौचालय बन रहे हैं शहरी क्षेत्रों में, तो अब उसके फीकल स्लज मैनेजमेंट वाले मुद्दे को भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हजारों की तादाद में शौचालय बन गया, लेकिन स्लम एरिया में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी पे जो काम हो रहा है वहाँ से किस तरीके से वो गड्ढे खाली होंगे। वाटर वाले जो हमारे क्षेत्र हैं, तालाब है, वहाँ पर जिस तरीके से लीच पिट शौचालय बने वो हमारी कहीं वाटर बॉडीज को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो हमें आईसी और कम्युनिकेशन पर जोर देने की जरूरत है। अब जो हमारा सेकंड पड़ाव हमने तो किया है कि शौचालय बना दिए हैं, पहुँच कर दिया, एक्सेस वाला मसला न कर, लेकिन अब भी तक कम्युनिटी को ये नहीं पता है कि टू लीच पिट वाले क्या हैं, सेफ्टी टैंक क्या है, कैसे खाली होगा, मशीन कहाँ से आएगी, किस तरीके से, वो एक पूरा इन्वायरमेंट पे जो असर पड़ेगा उस पर फोकस करने की, उस पर मैसेज देने की, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तीसरी बात मैं यहाँ पे इसमें रखना चाहूँगा कि हम लोग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, समुदाय सहभागिता की बात करते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो हमारे RWS है, मोहल्ला समिति है, उनको हम प्रॉपर तरीके से नहीं जोड़ पाते। एक वो गैप है वहाँ पर। नगरीय निकायों में हम अगर 378 की अगर बात करें, लेकिन अगर 15 नगरीय निकायों में भी अगर हम बड़े शहरों में भी अगर इनके इन्वॉल्वमेंट हम संवाद करते हैं, चर्चाएँ करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जैसा सर ने कहा अगर उसको और जोड़े, कहीं ना कहीं छोटे मोटे मद या उनको एक हिस्सा बनाए, तो हम चाहेंगे कि स्वच्छता की जो क्रियान्वयन की पद्धति है वो जमीन स्तर पर बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो पाएगी। दूसरा यह है कि जिस तरीके से हम लोग एक्सेस की बात करते हैं स्लम एरिया में, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि एक पूरे स्लम में हाउस होल्ड टॉयलेट नहीं बन पाया, हमने कम्युनिटी टॉयलेट का एक ढांचा खड़ा कर दिया। लेकिन अगर हमारे उपयोगिता की बात करें तो एक टॉयलेट है, 6 सीट है, 200 परिवार है, तो जो एक सीट पर निर्भरता है, अगर हम तमाम तरीके के मानक है, रिसर्च होते हैं कि भाई 10 से 15 परिवार एक सीट पर निर्भर करता है, लेकिन वहाँ पे 50 परिवार निर्भर है। दूसरा ये कि उसमें जो एक्सेस करने वाला है, बहुत सारे रैंप नहीं है, डिसेबल फ्रेंडली नहीं है ना, तो एक्सेसिबिलिटी वाला मुद्दा भी वहाँ पे खड़ा होता है। बहुत सारे ऐसे विकलांग व्यक्ति है जो कि व्हील चेयर से उसमें जा नहीं पाते हैं, उस पर भी हमें सैनिटेशन को कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली सीटेस की कमी होती है। तो कुछ इस तरीके के जो मुद्दे हैं प्रेजेंट में, हम एक्सेस की बात कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिकता के लिए जो चैलेंज खड़े हो रहे हैं वहाँ पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम एक होलिस्टिक रूप से, व्यापक रूप से एक्सेस करने की बातों को समुदाय स्तर तक उसको जोड़ पाएं, उनके उपयोगिता और व्यवहार में उसको जोड़ पाएं। Adding on to जहाँ से अनुराग also said और जैसे जिस प्रकार प्रभाकर जी ने कहा था, the context like World Vision हम लोग 14 districts में when we are working in MP and CG, basically when we did the baseline we found out that around 30% जो households थे they had high level of communities had malnutrition, and obviously when we हमने उसमें और जब गहराई से गए तो we found that the open defecation free was a big challenge in that communities. तो कहीं ना कहीं पे obviously the issue of nutrition vis-a-vis water and sanitation was a complementary factor, and like what sir has said that rice also has proved that. So when we look at the grassroots level, this is the same story which is going up at all the levels. इसी को address करने के लिए what initiatives what we have done is like we have tried to process the community-led total sanitation program, the CLTS context. और CLTS context में like what जो दोस्तों ने कहा अभी यहाँ पे about the issue of behavior change, or for that matter the issue of accepting this as a practice, like what sir has triggered कि शौचालय तो हमने बना दिया, लेकिन are people using that level? कई जगह ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं तो वो एक पार्किंग लॉट है बेसिकली ना, and हम when we partner with government also, especially with the जिला पंचायत या जनपद पंचायत, the process is कि ठीक है it's a punishment syndrome, अगर वो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो can we punish them? That also we have seen and encountered. But the question is like इस पूरे triggering process में whether जो demand हम create कर रहे हैं, is that a genuine demand? Is that a demand which is triggering and going to trigger the behavior change, or only is it to meet the targets? Because like what Anurag said, if you start from the district level or from the state level and it percolates down to the village level, it all boils down to targets, and also the money which is part of the targeting system and which goes to the end user. तो इसी को कहीं ना कहीं एड्रेस करने के लिए we emphasized on the community-led total sanitation part,
एंड उसके अंदर जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन था, दैट वाज अ वेरी, इट हैड अ लॉट ऑफ बाइंग, चाहे वो स्टेक होल्डर्स में भी एट द विलेज लेवल हो या ब्लॉक लेवल हो, वहाँ पे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को हम लोगों ने बहुत एम्फसाइज किया। एट द सेम टाइम जो एज ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं या जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस बोलेंगे, उनको भी हमने कहीं ना कहीं पे क्लियर करने की कोशिश की। एट द सेम टाइम वी इंश्योर्ड लाइक व्हाट हमारे दोस्त ने कहा आराम से अबाउट द इशू ऑफ वाटर, प्रॉपर यूसेज ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी सस्टेनेबिलिटी को अगर हम देखें तो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, तो उसको भी हमने एड्रेस करने की कोशिश की। रही बात जो हमारे जो ग्रास रूट के जो हमारे जो चैम्पियंस हैं या जिन्होंने इसको रन करना है, चाहे वो आशा हो या आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे उषा हो, कहीं ना कहीं हमने उनको कन्वर्जेंस के लिए हमने कोशिश किया है, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में लाएं और उनको इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं दे हैव बीन गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ being hand-holding the community to bring about this behavior change। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों ने जो अपने एक्सपीरियंस में हमने देखा था, which sometimes we miss, is the bringing on the faith-based leaders, जो communities where we work, they hold a very important, they are a very important, I would say, a communication tool to bring about that जो barriers को address करने के लिए हमने देखा है कि जो faith-based leaders हैं, they play a very prominent role, क्योंकि हम देखते हैं कि दे हैव घर के अंदर तक उनकी पकड़ है, एंड पीपल आर मोर, जो व्यवहार परिवर्तन है, उनके प्रैक्टिसेस हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका रोल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। तो वी हैव सीन दैट इन मेनी पॉकेट्स द फेथ बेस्ड लीडर्स हैव आल्सो प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन ब्रिजिंग दिस डिमांड सप्लाई गैप। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट अगर हम इन सभी पहलुओं को पूरे तरीके से इफ यू ट्रिगर दीज इन ऑल दीज कॉन्टेक्स्ट, surely it will give a lot of results and will have a long-term impact on the issue of nutrition. Yeah, I would like to add to that. Boris ने जो बात कही कि faith-based leaders की बात, I'll just give one example. पोलियो का उदाहरण हम सब जानते हैं। पोलियो में जो सतत संवाद बना रहा, communication not only at अमिताभ बच्चन level, सचिन तेंदुलकर level, but at the level of आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, जो घर जाके रीइंफोर्समेंट ऑफ मैसेज था, वो रीइंफोर्समेंट ऑफ मैसेज हमें उसी लेवल पे, उसी इंटेंसिटी से, उसी पेनिट्रेशन के साथ सैनिटेशन के इश्यूज पे भी करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा, क्योंकि बात हो रही थी कि लिंकेजेस है कि नहीं, इसमें कोई चर्चा का मुद्दा ही नहीं है कि क्या स्वास्थ्य और पोषण का कोई लिंकेज, स्वच्छता और पोषण का कोई लिंकेज है कि नहीं है। सैनिटेशन हैज एनी लिंकेजेस विद मैलन्यूट्रिशन और नॉट? इट हैज। अभी मैं पटना में था करीब 4 साल, और बीटा से एक प्रोग्राम था वहाँ पर जो DFID सपोर्ट से चला था, एंड इट वाज अ हेल्थ रिफॉर्म प्रोजेक्ट, एन इंटीग्रेटेड हेल्थ न्यूट्रिशन वॉश प्रोग्राम। आई वाज डूइंग द वॉश यूनिट देयर। उसमें हमारी न्यूट्रिशन टीम ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें मीटिंग साइकिल्स थी, जो SHGs हैं, सेलुलर ग्रुप महिला SHGs थी, खासतौर से वहाँ पर आज जीविका की बहुत SHGs थी, जो वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम चल रहा था उसके SHGs थी। तो उनके साथ मीटिंग साइकिल रखी, 16 मीटिंग साइकिल थी, जिसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के इश्यूज पे वो बात करते थे। उसमें पहली दूसरी मीटिंग साइकिल में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते थे। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में 90% केसेस में महिलाओं ने डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, मैलनरिशमेंट को प्रायोरिटी पे रखा। एनीमिया आया, नीचे आया। तो जो मेजर प्रॉब्लम आई दैट वर वाटर रिलेटेड, वाटर बोर्न डिजीजेस। When the issue was brought to my notice, we said, fine, let's introduce some way. तो हमने 5 मीटिंग साइकिल उसमें और जोड़ी, उसको 20 मीटिंग का किया, और उसमें हमने क्या किया, जो अभी आप CLTS की बात कर रहे थे। CLTS is what? It's basically participatory communication. It's engaging people in participatory through participatory methods in and initiating a thought process. आप उसको नाम PRA पहले कहते थे, फिर PLA हो गया, फिर भी CLTS with watch perspective हो गया, जो हम sorry now it's CLTS whatever, CATS or CLTS, whatever, don't go to the nomenclature. The idea was engaging people through participatory communication techniques, और उसमें हमने क्या लोगों को engage किया कि नहीं किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जहाँ पर thought process कम्युनिटी लेवल पे इनिशिएट हो जाता है, वहाँ पर सरकारी मदद की जरूरत नहीं है, सरकारी दखल की जरूरत नहीं है, वहाँ NGO की डेवलपमेंट पार्टनर की जरूरत नहीं है।
आप मुझे बताएं कि कितनी मस्जिद बनाने के लिए सरकार इमदाद देती है, कितने मंदिर क्रिएट करने के लिए सरकार इमदाद देती है. Whatever reasons, there is a reason, there is a thought process. We have to have particular thing. या जगराता होता है, या उर्स होता है, या कोई मजार पे होता है, या गणेश जी बैठते, whatever. लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है. तो क्या हम CLTS के माध्यम से या पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन के तरीके से लोगों को जोड़ पाए हैं कि नहीं जोड़ पाए? हमें ऐसे साथियों की जरूरत है जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को जोड़ पाए. केवल ये नहीं कि हमने CLTS की ट्रेनिंग कर दी, हमने 50 लोग खड़े किए, वर्गीस साहब कैन वाउच फॉर इट कि ट्रेनिंग तो इन्होंने कराई होगी, और अगर 20 ट्रेनर तैयार किए होंगे तो 20 में 5 ही ऐसे होंगे जो वास्तव में लोगों को इंगेज करके बातचीत कर पाते हैं. बाकी तो बस टूल डिलीवरी करते हैं कि मुझे करना है ये टूल ऐसे, तो इसलिए मैं कर दूं ऐसे टूल. ये भूल ना जाऊं कि अब क्या करना है, कि लोगों को वॉक ऑफ शेप पे ले जाना है, कि लोगों को पानी में पैखाना डाल के दिखाना है. आई एम सॉरी टू यूज दोस टर्म्स, बट दैट इज द बेसिक्स. तो क्या लोगों को हम इंगेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या तरीके हम इन्वॉल्व कर रहे हैं लोगों को इंगेज करने के? और हमारी पहुंच कहाँ तक है? पहुंच में हमारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन है? CLTS could be one way. आशा उषा could be one channel of communication. वर्गीस साहब ने कहा कि जो हमारे फेथ बेस्ड लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे मौलवी साहब हो, चाहे वो गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब हो, चाहे चर्च में हो, चाहे कहीं मंदिर के पुजारी जी हो, उनका कुछ तो प्रभाव क्षेत्र है ही है, और उस प्रभाव क्षेत्र का क्या हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? सिमिलरली जो हमारे NGO वर्कर्स हैं, देखिए इवेंचुअली these programs are being anchored by government department, and यहाँ पे भी देखिए क्या गवर्नमेंट के पास इस तरह का फंक्शनरीज फील्ड में है कि नहीं है. पंचायत में अब जैसे मध्य प्रदेश में आ गया है स्वच्छता का कार्यक्रम, PhD के पास है, PhD पास कोई टीम नहीं थी पहले फील्ड में, पंचायत के पास फिर भी काफी लोग हैं, और पंचायत अलग चीज है. जरूरी है कि हम इसमें कन्वर्जेंस की जब हम बात करते हैं तो हेल्थ, न्यूट्रिशन, महिला बाल विकास, एजुकेशन को जोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो फंक्शनरी इनके पास है, आंगनबाड़ी का पहुंच और पकड़ जितनी दूर दूर तक है, क्या पंचायत विभाग के पास है या PhD के पास है? नहीं है. UADD में अगर हम सोचें कि हमारे नगर पालिका के जोनल हेल्थ ऑफिसर्स ये कर देंगे CLTS, तो आई एम सॉरी टू से कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अपने अलग स्किल्स हैं, स्किल सेट हैं, उनकी अपनी अलग क्षमताएं हैं. तो वो क्षमता जब तक हम संवर्धन करेंगे तब भी पहुंच उतनी नहीं हो पाएगी हमारी. तो क्या हम पहुंच के लिए कुछ विकल्प सोच रहे हैं, कुछ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ढूंढ रहे हैं? केवल मीडिया में आ जाने भर से सोर्स सेग्रीगेशन शुरू हो जाएगा या ODF हो जाएगा या लोग टॉयलेट यूज करने लगेंगे, ऐसा होता नहीं है जब तक रीइंफोर्समेंट ऑफ मैसेजेस नहीं है. तकनीकी विकल्प की आप बात कर रहे थे, तकनीकी विकल्प की जरूरत है. हमारे जितेंद्र जी बात कर रहे थे, तकनीकी विकल्प तब आता है जब व्यवहार परिवर्तन. वही बात है कि अगर लोगों को लगेगा कि मुझे शौचालय बनाना है, या लोगों को लगेगा कि मुझे शौचालय में प्रॉब्लम क्या है, क्या हम लोगों को बता पाए जो बात होती कि क्यों खुले में पड़ा हुआ मल हमारे सेहत के ऊपर के लिए नुकसानदेह है या हमारे बच्चों के पोषण को प्रभावित करता है. अगर ये विचार हम उनके दिमाग में स्थापित कर पाएंगे विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न टूल्स से, पार्टिसिपेटरी ग्रुप व्हाटएवर, तब शायद वो ये सोचेंगे कि हाँ, जो सेप्टिक टैंक मैंने बनाया है, भले ही उसमें हमने 50,000 रुपये लगा दिया, लेकिन उसकी नली हमने खुली नाली में छोड़ दी. फीकल कंटेमिनेशन तो है ही है, पैसेंजर लोड तो है ही वहाँ पे भी, और वो पूरे बस्ती में, पूरे गांव में फैल रहा है, और 50,000 रुपये भी उसने खर्चा किया, उसका प्रभाव भी क्या होगा. तो ये हमें तरीके सोचने पड़ेंगे, क्योंकि समस्याएं अलग अलग स्वरूप धारण करेंगे, तो हमें विकल्प उस तरीके से सोचने पड़ेंगे. कन्वर्जेंस के इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज हैं. छोटी चीज है. हाँ, you want to say something? We have. Yeah. We'll come back to you. Actually, मैं कहना चाह रहा था कि एक तो मालन्यूट्रिशन का जो विषय है, अगर हम इसको सैनिटेशन और मालन्यूट्रिशन को साथ साथ देख रहे हैं तो मुझे लगता है साथ में डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा. तो मालन्यूट्रिशन का जो विषय है, अगर मतलब कुपोषण को दूर करने की बात है तो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ पे अब काम करने की जरूरत है, जिसमें कि फूड अवेलेबिलिटी और बहुत सारे लोग उस तरह से काम करते हैं. तो एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए. उसमें वाटर सैनिटेशन हाइजीन एक कंपोनेंट है ना, हमको उसी तरीके से उसको देखना भी चाहिए. अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो ज़्यादातर फोकस हमारा सैनिटेशन पे है, लेकिन जो बातचीत हो रही है उसमें से क्लियरली ये निकल के आ रहा है कि हम वाटर और हाइजीन को नहीं छोड़ सकते. तो इसको एक तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमको देखना पड़ेगा कि अगर वाटर क्वालिटी का इशू है तो वहाँ पे भी आप मालन्यूट्रिशन को एड्रेस करने का वो मतलब सोच ही नहीं सकते. उसी प्रकार से हाइजीन जो बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग और सबका जो एग्जाम्पल्स आप लोगों ने दिया,
तो इसको कैसे हम कॉम्प्रिहेंसिव देखें, वॉश एंड माल न्यूट्रिशन, है ना। तो वो थोड़ा एक तो मुझे लग रहा है कि उस नज़रिए से हम बातचीत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा जो आप कह रही थी कि अभी तक जो बातें हुई हैं उसमें हम लोगों ने जो हमारा एक कम्युनिकेशन का जो तरीका रहा है या जिस तरह से हम मैसेजिंग की बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट की बात उस तरीके से नहीं ला पाए, है ना। और कम्युनिटी के लेवल पे भले ही CLTS और ये सब बहुत इफेक्टिव मेथड है और बहुत हम लोग भी चूँकि फील्ड में बहुत सारा काम इसको लेकर करते रहे, लेकिन जब हम हेल्थ इंडिकेटर्स या न्यूट्रिशन वाले इंडिकेटर्स की भाषा में बात करेंगे तो शायद वो समुदाय को उस तरीके से हम लोगों ने अभी तक कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए। मैं ये CLTS में भी अगर आप बात करेंगे तो डिस्कस्ड और सेम इसके अराउंड हम जाके मर्यादा और डिग्निटी ये सब यहाँ पे केंद्रित हो जाती है पूरी की पूरी चर्चा, और वही लोगों को ट्रिगर करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हो रहा है ना, क्योंकि वो उससे ट्रिगर होते हैं और वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के रूप में हम देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन पे असर पड़ा है कि नहीं या हेल्थ पे असर पड़ा है कि नहीं। तो ये जो इम्पैक्ट को मेज़र करने की बात है, एक तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वॉश का जो रोल है वो मतलब इसको एट्रीब्यूशन हम उसका देख सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वाटर सैनिटेशन हाइजीन की वजह से ही मेल न्यूट्रिशन दूर हो गया है हेल्थ में, और उस तरह की शायद स्टडी भी कोई बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता कि इसी की वजह से हुआ है। क्योंकि उड़ीसा में हम लोगों ने एक स्टडी की थी उसमें एक क्लियरली था कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। तो उस नज़रिए से जो मैसेजिंग की बात है, बहुत सारा समय बहुत सारी ऊर्जा अभी जो भी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको इसमें लगाना पड़ेगा कि भाई कैसे हम न्यूट्रिशन का अगर विषय है तो किस तरह की मैसेजिंग हो, और ख़ास करके कम्युनिटी के संदर्भ में अगर हम कम्युनिटी में जा रहे हैं तो कैसे वो उसको हम बेहतर तरीके से लोगों के बीच में ले जा सकते। तो ये रिसर्च बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लिंकेजेज इस्टेब्लिश हो गए। अब ज़रूरत ये है कि हम उसको कैसे बेहतर तरीके से कम्युनिटी, तो ये दो इशू मुझे लगता है कि एक तो वाटर है और हाइजीन को इसमें शामिल करें, और मैसेजिंग जो है हमारा और भी हम तरीके ढूंढें CLTS के अलावा, उससे काफ़ी। I think you said a very right thing कि integrated water sanitation hygiene देखना चाहिए और communication को ऐसे इस तरह से बनाना चाहिए कि हम वो मैसेजिंग appropriately पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। मैं छोटी सी चीज़ ऐड करना चाह रहा था। जो प्रभाकर साहब ने कहा और अनुराग ने कहा कि हम IEC BCC वो टर्मिनोलॉजीज अपनी जगह ठीक है, मुद्दा है मैसेजिंग। एक लेमैन की तरह अगर इस मुद्दे को देखें, लेमैन से मेरा मतलब है कि अगर आप सरकारी विभागों में देखें तो आज भी स्वच्छता को लेके बहुत लोग लेमैन की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और हमारे बीच में हम लोग, जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मुझे 10-12 साल हो गए सेक्टर में काम करते हुए, स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन से जुड़े हुए मुद्दों पे काम करते रहे, लेकिन सैनिटेशन कुछ नया है, और स्वच्छ भारत मिशन के आने के बाद सैनिटेशन सभी के लिए उतना ही नया है। जैसे कि बाकी मुद्दों पे जो कार्यक्रम सालों से हमारे देश में चलते आए, उसमें जो कुछ खामियां रही, वही अगर हम उस लेमैन की नजर से देखें तो हमें यहाँ पे भी दिखाई देंगी। इसमें जो लोगो हमने इसका देखते हैं कि गांधी जी का चश्मा, गांधी जी का चश्मा जो है उसमें एक कांच पे लिखा है साफ, दूसरे में स्वच्छ, और दूसरे में दूसरा मैसेज है। हम लोग दोनों जो उसके कांच है उसमें से देखने के बजाय कोई एक में से झांक रहा है, दूसरा दूसरे में से झांक रहा है। कुछ के लिए सैनिटेशन का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि कितने टॉयलेट बनाते चले जाओ, और जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। बाकी लोग कुछ तकनीकी पहलुओं पे सिर्फ देखते हैं, कुछ सिर्फ कम्युनिकेशन को लेके, मतलब सब अपनी अपनी ढपली लेके आगे चले जा रहे हैं। असल में जरूरत है एक इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन की, एक लार्जर कन्वर्जेंस की। अगर आज हम इस वर्कशॉप की बात करें तो सैनिटेशन एंड मेल न्यूट्रिशन, हमने इन दो चीजों को साथ मिलाए। हेल्थ मिसिंग है, एजुकेशन मिसिंग है, क्यों नहीं एक ऐसा फोरम जहाँ पे बाकी सारे जो जरूरी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे एक मंच पे आ पाए, तभी हम इसके उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे। नहीं तो वही है कि चश्मे के एक कांच से आधे लोग देख रहे हैं, दूसरे कांच से बाकी के आधे लोग देख रहे हैं। जब तक पूरा चश्मा नहीं इस्तेमाल होगा तब तक हम इसके उद्देश्यों को शायद हासिल ना कर पाए। I
Secretary has talked about a very relevant point as to we cannot have one sector or two sectors addressing this issue. Sir, I would like to hear from you as to how does a government visualize जैसे convergence एक बहुत उभरता हुआ issue निकल के आ रहा है. How do you visualize कि being in this department, what is an expectation of how other departments convergence हम कैसे कर सकते हैं? आपकी सोच. एक चीज और भी बोलना चाहिए, सॉरी. कुछ सक्सेसफुल हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसी सेक्टर में, जिस पल्स पोलियो का सर ने एग्जांपल कोट किया. सक्सेसफुल प्रोग्राम है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो जिनको आप सक्सेसफुली कैटेगरी से कोसों दूर पाएंगे. उनके सक्सेसफुल ना होने के क्या कारण हैं या इसके सक्सेसफुल होने के क्या कारण रहे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि उसमें सारे लोग इकट्ठे एक मकसद के लिए आगे आए. अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, मिशन मोड में अभियान के तौर पर देख रहे हैं, तो वो किसी एक विभाग का बेबी बन के रह जाए तो हम उसके उद्देश्य को नहीं हासिल कर पाएंगे. उसके लिए हमको उतना ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जरूरत है, उतनी सहायिका की जरूरत है, उतने ही हमको स्कूल शिक्षक की जरूरत है, उसमें शिक्षा कर्मी की जरूरत है, गांव के कोटवार चौकीदार से लेके हमको मतलब अक्रॉस जो भी कैडर्स हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जिम्मेवारी जो है वो नगरीय निकायों तक सीमित मान ली जाती है. और नगरीय निकायों के पास कोई डेडिकेटेड कैडर होता ही नहीं है ग्रास रूट लेवल पे. कौन करेगा? क्या सफाई कर्मी करेगा? कौन करेगा? वो कचरा उठाने वाला करेगा, दरोगा करेगा, आईसीपीसीसी. वो मैसेजिंग किसके जरिए होगी? लोगों के व्यवहार में जो अपेक्षित बदलाव या परिवर्तन हम चाहते हैं, उसका माध्यम कौन है? तो उसके लिए माध्यम हमको सभी को साथ होके जब तक आगे नहीं आएंगे, हम सारे लोग उस मिशन मोड में नहीं आएंगे, उस मिशन का हिस्सा नहीं होंगे, बहुत मुश्किल है. कन्वर्जेंस बहुत अच्छा शब्द है, आइडियल शब्द है. कमेटी में सब लोग होते हैं. कमेटी में सब होते हैं. कमेटी में सब होते हैं. प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट या कन्वर्जेंस जहाँ लाने की जरूरत है, वहाँ किसी के प्लान में नहीं है या बजट लाइन आइटम में नहीं है कि मुझे कन्वर्जेंस करना है. उसके लिए ये अप्रोच पूरी मिसिंग है. अप्रोच मिसिंग है. कौन से अवेलेबल फोरम्स हैं, कौन से अवेलेबल ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं? VHSND की बात की, ग्रास रूट लेवल पर सबसे बड़ा फोरम तो वो है. डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटीज होती हैं, वो एक फोरम है. स्वास्थ्य विभाग की अपनी है, एजुकेशन की अपनी है. पहले आप ग्रास रूट से शुरू करें, ऊपर तो फिर बहुत समझदार लोग बैठेंगे. मैंने इससे पहले मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करती थी, वो भी वहाँ पे भी UHND वगैरह करने की कोशिश की गई थी, इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई थी वाटर एंड सैनिटेशन. एक्चुअली वाटर एंड इंडिया में मानसिकता है कि क्यूरेटिव पे ज्यादा ध्यान जाता है. हमारी पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री, आप उनको कितना भी समझा लो कि वाटर एंड सैनिटेशन से आपकी एड्रेस करो तो बहुत प्रॉब्लम्स वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे. पर हमारी मानसिकता, या हम जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जब प्रिवेंटिव साइड पे एड्रेस करें या फोकस करें, जैसे हम लोगों ने बहुत ट्रेनिंग्स करवाई आशा वर्कर्स की, आंगनवाड़ी वर्कर्स की, UHND में घुसानी, पर वो प्रोजेक्ट मोड पे रह के खत्म हो जाता है ना. तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करें या कन्वर्जेंस को हम एक्शनलाइज या ऑपरेशनलाइज कैसे करें? हम सर की ओपिनियन को सुनना चाहिए. कन्वर्जेंस का सबसे बड़ा चैलेंज सर ही बता सकते हैं, सरकार में बैठे हैं. कन्वर्जेंस ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छा है. बहुत सारे प्रोग्राम्स इसी से कन्वर्जेंस से ही चले हैं. इसमें मेरा मानना है कि जो लीडरशिप दे रहा है वो व्यक्ति, मतलब उसमें कितनी क्षमता है, कितना वो लोगों को जोड़कर काम करा सकता है. नीचे के लेवल पे भी समिति बनी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, वहाँ के जो पंचायत के प्रतिनिधि है, आशा, सभी लोगों की कमेटी है. और कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे पल्स पोलियो का उदाहरण था, वो ये कन्वर्जेंस से ही अच्छा हो सका है. ऊपर के लेवल पे जब हम लोग भी फील्ड में काम करते थे, यही स्वच्छता पे हम लोग PHE का प्रोग्राम था, जब हैंड पंप में या कुओं में क्लोरीन की दवाई पूरी टीम एक साथ जाती थी. हम लोग गए, सब आपस में मिलकर सुबह से निकल के दिन में रात में, कोई कितना बड़ा अधिकारी है कोई भी नहीं देखता है. अगर एक जो लीडर है, जो लीडरशिप दे रहा, वो कलेक्टर हो, CO, जिला पंचायत हो या किसी और विभाग का हेड हो, कमेटियां तो बनी है, बस वो कितने अच्छे से सबसे काम ले सकता है. दूसरा एक और है, आपका जो मुद्दा है
वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना हम लोगों को उसको समझा सकते हैं। अभी ये इसी पे बात चल रही थी, स्वच्छता, जागरूकता या हेल्थ के जो मुद्दे हैं। हम लोग जैसे हेल्थ में टीकाकरण होता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा और जो हेल्थ के वर्कर है, ANM, सब मिलके आपस में काम करती है, PHE के काम करती है। बाकी जो दूसरा कोई भी वेटरनरी का काम हो उसमें भी हम लोगों का सहयोग रहता, आंगनबाड़ी वर्कर्स का, सुपरवाइजर्स का। तो मेरा यही है कि कोई जो लीडर है, काम लेने वाला, वो अगर अच्छा हो तो कन्वर्जेंस सारे डिपार्टमेंट्स का बहुत अच्छा होता है और जो मुद्दा है उसको आपने लोगों को समझा दिया। I'll just like to add here, Mr. Amar Prakash from WaterAid actually put things in perspective when he said if you are looking at malnutrition, sanitation is a necessary, good sanitation is a necessary condition. It's not a sufficient condition, right? So I would like to ask Mr. Ramanwal जी that जो existing आपके न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं, आप उसमें वाटर और सैनिटेशन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो जो अप्रोच मिसिंग की बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि आज के जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं उसमें कहीं भी वाटर सैनिटेशन की बात नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट क्या फूड दिया जा रहा है उनको, इट्स ऑल अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट कि आप उनको कैसे एजुकेट कर रहे हैं, बट उसमें सैनिटेशन और वाटर की कहीं बात नहीं होती है। तो आप उसमें कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हमारे न्यूट्रिशन दो तरीके से दिया जा रहा। एक तो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को, उनको तो फैक्ट्री में जो फूड बनता है काफ़ी अच्छी कंडीशंस में बनता,